हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज स्थिर विद्युतिकी के जिस लेक्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है लेक्चर सेकंड। लेक्चर फर्स्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने जिन जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने बात की थी फर्स्ट विद्युत की परिभाषा हमने देखी थी। सेकंड हमने बात की थी आवेश के बारे में। आवेश में हमने देखा था इसकी परिभाषा। उसके बाद हमने बात की थी आवेश के मात्रक के बारे में। आवेश के 3 मात्रक मैंने आपको बताए थे, पता है आपको कौन कौन से 3 मात्रक थे। पहला मात्रक था हमारा कूलॉम, दूसरा मात्रक था ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और तीसरा मात्रक कौन सा था, फ्रैंकलिन। तो 3 मात्रक मैंने आपको बताए थे। और सी हमने बात की थी आवेश के मान के बारे में कि आवेश का मान कितना होता है। कितना होता है बच्चों आवेश का मान? आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये आवेश का मान होता है। तो इनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम लेक्चर सेकंड के अंदर बात करेंगे आवेश के गुणधर्म के बारे में कि आवेश के कौन कौन से गुणधर्म हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आवेश के गुणधर्म। बच्चों यहां पर गुणधर्म का मतलब तो आप समझते होंगे। गुणधर्म का मीनिंग क्या है? गुणधर्म का मीनिंग ये होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, उसके कौन कौन से गुण हैं। जिस तरह से हम बात करें आग के बारे में, जो आग होती है वो क्या करती है? जलाने का काम करती है। पानी जो है वो ठंडा करने का काम करता है। तो ये क्या है? उनके गुण हैं। ठीक उसी तरह से यहां पर आवेश के भी कुछ गुणधर्म हैं या आप गुण कह सकते हैं। आवेश के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश सदैव सुरक्षित रहता है। आवेश सदैव सुरक्षित रहता है। आवेश हमेशा सुरक्षित रहेगा। किस तरह से सुरक्षित रहेगा? इसको समझने के लिए हम एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप बैंक में गए और बैंक में आपने कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए। जब आप बैंक में गए, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, तो बैंक वालों ने आपसे कहा कि 1 ईयर के अंदर अंदर आप ये पैसे निकाल सकते हैं और निकाल कर अपनी डिपॉजिट भी करवा सकते हैं फिर से। लेकिन अगर आप 1 ईयर के बाद पैसे डिपॉजिट नहीं करवाते हैं बैंक में, तो क्या होगा? तो आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा। कंडीशन में फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं। आप बैंक में गए, बैंक में जाकर आपने कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए। बैंक के कर्मचारियों ने आपसे कहा कि हम आपको एक सिचुएशन देते हैं या एक कंडीशन मान लीजिए कि आप 1 साल के अंदर अंदर अपने जो पैसे हैं वो निकलवा कर वापस डिपॉजिट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 साल के बाद अपने पैसे डिपॉजिट नहीं करवाए तो आपको उसका इंटरेस्ट रेट देना होगा और आपके पैसे कट जाएंगे, जितना भी अमाउंट आपने वहां पे डिपॉजिट करवाया था। लेकिन अगर आप 1 साल से पहले ही निकाल के जमा करवा देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देना होगा। दैट मीन्स आपके जो पैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे जैसे कि पहले थे। इसका मीनिंग ये हुआ
कि जो आपने पैसे वहां पे डिपॉजिट करवाए हैं, जो रुपीज वहां पे डिपॉजिट करवाए हैं, वो कंजर्व्ड हैं, वो संरक्षित हैं, वो कहीं भी नहीं जा रहे एक साल के भीतर भीतर। इसे आप संरक्षित होना कहते हैं कि वो संरक्षित है एक तरह से। तो आपने क्या किया, मान लीजिए कि आपने अभी पैसे डिपॉजिट करवाए, 6 महीने बाद आपको कुछ काम आ गया और 6 महीने बाद आपने वो पैसे बैंक से निकलवा के अपना कुछ काम किया, और काम करके हो सकता है कि आपने उन पैसों से बेनिफिट कमाया हो, कुछ मुनाफा कमाया हो, और वो मुनाफा कमाने के बाद आपने फिर से जो मूल राशि थी उसी राशि को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया 1 साल से पहले पहले। इसका मतलब कि आपका जो पैसा था वो सुरक्षित रहा, लेकिन आपने उस पैसे से काम भी कर लिया, आपने उस पैसे से काम भी कर लिया है। लेकिन अगर वो पैसे बैंक में ही डिपॉजिट रहते तो आप उससे काम नहीं कर पाते। ठीक वही कंडीशन होती है यहां पे संरक्षण की। आवेश सदैव सुरक्षित रहता है, लेकिन आवेश किस तरह से सुरक्षित रहता है उसको हम समझते हैं। मान लीजिए केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। केमिस्ट्री में आपने ये फॉर्मूला तो देखा ही होगा। केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है NaCl, होता है सोडियम क्लोराइड। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है बताइए मुझे। यहां पे जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है? चार्ज यहां पर है 0। कितना है यहां पर चार्ज? 0। अगर मान लीजिए कि ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट मिलता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, इस तरह का कोई फॉर्मेट मिलता है, आपको मिलता है रिएक्शन होने के बाद। तो जब आपको रिएक्शन होने के बाद इस तरह का फॉर्मेट मिलता है तब आप क्या कहेंगे कि यहां पर कितना चार्ज आ गया? यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे कितना चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। सही है। रिएक्शन होने से पहले आपने देखा था कि कोई चार्ज नहीं था। रिएक्शन होने के बाद आपने क्या देखा कि Na पे प्लस चार्ज आ गया और Cl पे माइनस चार्ज आ गया। लेकिन मैं बात करूं टोटल सिस्टम के बारे में, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद। रिएक्शन से पहले अगर मैं टोटल सिस्टम के बारे में बात करूं या टोटल फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो यहां पे चार्ज की वैल्यू, या हम कह दें आवेश की वैल्यू, आवेश की वैल्यू कितनी है? 0। लेकिन यहां पर रिएक्शन होने के बाद अगर मैं टोटल के बारे में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इस पर जो आवेश है वो +1 है और इस पर जो आवेश है वो -1 है। इस पर +1 और इस पर -1, तो टोटल कितना हो गया? 0। टोटल कितना हो गया? 0। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि आवेश पहले भी 0 था और बाद में भी 0 है। दैट मीन्स आवेश हमेशा सुरक्षित रहा। समझ में आया? ये इसका कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत होता है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको समझने के लिए आप एक कोई पेपर ले लीजिए। मान लीजिए मैंने कोई एक पेपर लिया है, वही आपका जो रजिस्टर होता है जिसमें आप पढ़ते हैं, कोई भी प्लेन पेपर ले लीजिए और यहां पर मैंने उस पेपर को इस तरह से शो किया है, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास पेपर है और इस पेपर में जो टोटल चार्ज है या टोटल जो आवेश है, उस आवेश को मैंने कितना माना है? Q माना है। कितना माना है? Q माना है। मैंने ये माना है कि इस पेपर पर जो टोटल आवेश है वो मेरे पास Q है। अगर टोटल आवेश Q है तो मैं यहां पे इस पेपर को फोल्ड कर देता हूं और फोल्ड करके इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इसको ब्रेक किया यहां से, फिर मैंने ब्रेक किया यहां से,
उसके बाद फिर मैंने ब्रेक किया यहां से और फिर मैंने ब्रेक किया यहां से। आया समझ? इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया या ब्रेक कर दिया। अब मैंने आपसे कहा कि इसके हर एक पोर्शन के अंदर, इसके हर एक पोर्शन के अंदर जो चार्ज है या जो आवेश है उसका मान E है। कितना है? E है। E तो आप समझ गए होंगे E क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर या किसी भी प्रोटॉन पर जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है या न्यूनतम आवेश होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे, उसी को हम क्या कहते हैं? E से डिफाइन करते हैं। और इसकी वैल्यू तो आप जानते ही हैं, कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इज इट क्लियर? तो मैंने आपसे कहा कि ब्रेक होने के बाद इसके हर एक पोर्शन के अंदर जो आवेश का मान है वो E है। तो यहां पर भी E, यहां भी E, यहां E, यहां E, इस तरह से सभी के अंदर E होगा। आप यहां पे देख सकते हैं कि जो भी मैंने पोर्शंस किए हैं उन सभी पोर्शन की जो डायमेंशंस हैं या जो दिशाएं हैं जिसको हम विमाएं कहते हैं, एक्चुअल में डायमेंशंस होती है, डायमेंशन का मतलब होता है विमाएं। हम उनको दिशाओं से डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी दिशाओं में इनका परिमाण आप नाप सकते हैं, कितनी दिशाओं में इनका परिमाण आप ले सकते हैं। या अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं, फिजिक्स की लैंग्वेज में ना कह के अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहूं तो मैं कह सकता हूं कि इनका जो साइज है, इनका जो आकार है सभी पोर्शंस का, वो सबका सेम है, वो अलग अलग नहीं है, सबका समान है। ठीक है? इन सभी पोर्शंस का जो आकार है वो सेम है, शेप जो है वो सेम है, और सभी के अंदर जो न्यूनतम आवेश है उसका मान E है। अगर मुझे यहां पे टोटल आवेश निकालना हो या कुल आवेश निकालना हो तो उस कुल आवेश को निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं आपसे पूछूं कि आपको E की फॉर्म में क्यों निकालना है? मैंने आपसे कहा E की फॉर्म में आप क्यों निकालिए। ठीक है? तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे Q इक्वल्स टू, कितने ब्लॉक्स हैं यहां पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स हैं। तो आप लिख देंगे Q इक्वल्स टू 8E। आप कहेंगे कि जो कुल आवेश है उसका मान 8E है। आया समझ में? कितना है? 8E। अब मान लीजिए कि यहां पे 8 की जगह मैं 16 ब्लॉक्स बना दूं और मैं आपसे कहूं कि हर एक ब्लॉक के अंदर E आवेश है, आवेश का मान E है, तो आप क्या करेंगे? 16 इंटू E करेंगे। ज्यादा ब्लॉक बना दिए और आपसे कहा कि हर एक ब्लॉक के अंदर जो आवेश का मान है वो E है, तो क्या करेंगे? कुल आवेश यहां पे निकालेंगे। कितना हो जाएगा बताइए? अगर मैं यहां पे n नंबर ऑफ ब्लॉक्स ले लूं, या मैं आपसे कहूं कि यहां पे जो ब्लॉक की संख्या है वो n है, 8 नहीं है, 16 नहीं है, n है। अगर n संख्या में यहां पे ब्लॉक हैं और हर एक ब्लॉक के अंदर जो आवेश का मान है वो है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? तब आप लिखेंगे कि कुल आवेश होगा Ne। आया समझ? अगर यहां पे n ब्लॉक होते तो कुल आवेश कितना लिखते? E लिखते। यहां पर ये जो n है वो क्या बता रहा है आपको? ये n आपको बता रहा है क्वांटा की संख्या। ये क्या बता रहा है आपको? क्वांटा की संख्या। और क्वांटा क्या है? ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं ना, जो ब्लॉक है यहां पे, इन्हीं ब्लॉक को आप कहते हैं क्वांटा। इन्हीं ब्लॉक को आप कहते हैं क्वांटा। तो यहां पर ये जो n है वो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटा की संख्या को। और E यहां पर क्या है? E यहां पर है एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर न्यूनतम
आवेश। ये है किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहां पे आवेश को क्वांटीकृत कर दिया। मैंने आवेश को क्वांटीकृत कर दिया आपको, इनको ब्रेक किया और हर एक ब्लॉक के अंदर जो आवेश का मान है वो ई है। तो यहां पर ये क्या हुआ, क्वांटीकृत हो गया। इसको हम क्वांटीकरण करना कहते हैं कि हमने इसको क्वांटीकृत कर दिया है आवेश को। तो आवेश क्वांटीकृत होता है। इज इट क्लियर? अब यहां पर ये जो n है, ये जो n है हमेशा एक पूर्णांक होता है। n हमेशा एक पूर्णांक होता है, कभी भी आधी अधूरी या अंशों में आने वाली संख्या नहीं होती है। जैसे कि n की वैल्यू हमेशा जैसे 1, 2, 3 या कोई पूर्णांक हो सकती है, लेकिन n कभी भी 1/2, 3/4, 8/9 इस तरह की संख्याएं नहीं होंगी। ये संख्याएं कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आप इस ब्लॉक को बांट नहीं सकते हो, आप क्वांटा को डिवाइड नहीं कर सकते हो, आप क्वांटा की साइज को ब्रेक नहीं कर सकते हो। क्वांटा की जो साइज रहेगी वो फिक्स रहेगी और उसके अंदर जो ई का मान होगा वो फिक्स रहेगा। यहां तक समझ में आया? तो इसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है आवेश की वो क्या है? हमारी आवेश की जो अगली प्रॉपर्टी है वो है आवेश का संयोजन, या आप इसे आवेश की संयोजकता भी कह सकते हैं या आवेश का योग भी कह सकते हैं। कैसे हम इसको समझें? मान लीजिए कि आपके पास कई वस्तुएं हैं। यहां पे मैं कई वस्तुएं ले लेता हूं, ए, बी, सी और डी। इस तरह से मेरे पास यहां पे 4 वस्तुएं हैं, या मैं इनको एक गैस के मॉलिक्यूल मान सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि एक गैस है और गैस के जो अणु होते हैं वही अणु ए, बी, सी, डी यहां पर है। अब मैंने आपसे कहा कि अणु ए पर चार्ज है वो +5Q है, बी पर जो आवेश है वो +2Q है, सी पर जो आवेश है वो -1Q है, और यहां पे Q की जगह आप E ले लीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा। और डी पर जो आवेश है उसका मान है -3E। इस तरह से एक गैस के मैंने यहां पे 4 अणु लिए हैं और चारों अणुओं पे अलग अलग आवेश है। इसको मैंने कहा है कि इस पर जो आवेश है वो Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, इस पर आवेश Q3 है और इस पे आवेश Q4 है। इस तरह से यहां पर अलग अलग आवेश हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे सिस्टम के अंदर या इस पूरी गैस के अंदर कुल आवेश कितना है, तो आप कैसे बताएंगे? मैं आपसे पूछूं कि कुल आवेश कितना है, तो आप कैसे बताएंगे? कुल आवेश निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इन सभी को जोड़ना होगा, इन सभी का योग करना होगा। तो आप क्या लिखेंगे कि कुल आवेश कितना होगा? ये होगा Q1 + Q2 + Q3 + Q4।
यही आप कहेंगे कि कुल आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 होगा। क्लियर है? अब देखिए Q1 की वैल्यू आप रखेंगे यहां पे प्लस 5e, सभी का मान रख दीजिए, प्लस 2e, यहां पे इसका मान कितना है माइनस 1e, और यहां इसका मान कितना है माइनस 3e। तो कुल आवेश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुल आवेश का मान कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7, 7 में से 1 गया 6 और 6 में से 3 गया 3। तो यहां पर जो कुल आवेश है उसका मान आ जाएगा 3e। समझ में आया? तो इस पूरे सिस्टम पे या इस पूरी गैस में जो कुल आवेश का मान है वो कितना है 3e है। क्लियर? तो यही है आवेश का संयोजन। आपने क्या किया, सिस्टम का आवेश निकालने के लिए सबको जोड़ दिया। तो कुल आवेश निकालने के लिए आपको सबको ऐड कर देना होता है, सबका योग कर देना होता है। और क्वांटीकृत करने के लिए क्या करना होगा, क्वांटीकृत करने के लिए आपको उस आवेश को तोड़ देना होगा, ब्रेक कर देना होगा। आपने उनको ब्रेक कर दिया। कितने नंबर में ब्रेक होता है, उतने नंबर में ब्रेक होगा जितना मल्टीपल या गुणज किसका होगा, ई का जितना गुणज होगा उतने पोर्शंस में वो आवेश ब्रेक हो जाएगा। आया समझ में? तो ये है आपकी तीसरी प्रॉपर्टी आवेश की, आवेश का संयोजन, संयोजकता या इसका योग। चलिए आगे हम बात करते हैं आवेश की फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। आवेश की फोर्थ प्रॉपर्टी या आवेश का चौथा गुणधर्म क्या है? आवेश का चौथा गुणधर्म है समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं व असमान आवेश आकर्षित करते हैं। बच्चों ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, या आप कहें कि फोर्थ गुणधर्म है इसका। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश आकर्षित करते हैं। किस तरह से? यहां पर आप देख सकते हैं, मैं कोई दो कण ले लेता हूं या दो वस्तुएं ले लेता हूं। मैंने एक वस्तु ली है ए और एक वस्तु ली है बी। मैं यहां पर आवेश को बदल रहा हूं, यहां पर आवेश का एक एक जोड़ा बना रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा कि कब वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और कब प्रतिकर्षित करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, सिंपल सा गुणधर्म है और ये आपको पता भी होगा, फिर भी मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर देखिए ए पर जो सबसे पहले आवेश है वो प्लस है और बी पर आवेश प्लस है। अब आवेश जो है दोनों पे समान है, दोनों पर आवेश समान है। अगर दोनों पर आवेश समान है तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। यहां पे क्या होगा, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। बात करें अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो, क्या होगा? अब देखो असमान आवेश है, असमान है तो आकर्षण होगा। एक आवेश आपके पास माइनस है, अब ए माइनस हो गया और बी प्लस हो गया, उस कंडीशन में भी आकर्षण ही होगा। एक पर आवेश है माइनस और दूसरे पे भी आवेश है माइनस, तो दोनों पे समान आवेश है। समान आवेश है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो बच्चों ये जो इसकी जो प्रॉपर्टी है या इसका जो गुणधर्म है ये आपको समझ में आया होगा।
कि किस तरह से यहां पे आवेश व्यवहार करते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसकी पांचवी प्रॉपर्टी या पांचवी गुणधर्म के बारे में हम बात करते हैं। आवेश किसी वस्तु में परिवर्तन के साथ अपरिवर्तित होता है। कैसे हम इसको समझे? यहां पर आपने स्टेटमेंट देखा, आवेश किसी वस्तु में परिवर्तन के साथ अपरिवर्तित होता है। किस तरह से अपरिवर्तित होता है? मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कार है और इस कार पर जो कुल आवेश है वो 5Q है। क्लियर? कितना है? 5Q है। ठीक है। अब ये जो कार है, ये कार चल रही थी 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये कार चल रही थी और क्या हुआ कि कार ने अपनी स्पीड चेंज कर दी। कार ने अपनी स्पीड चेंज कर दी और अब इसकी स्पीड है वो हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर प्रति आवर अब इसकी स्पीड हो गई है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे जो पहले आवेश का मान था वो +5Q था और अब कितना होगा बताइए? स्पीड चेंज हो गई है, इसकी स्पीड चेंज हो गई है, ये याद रखिए। क्या आवेश को परिवर्तित होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कोई कारण यहां पे दिखाई नहीं देता कि वो परिवर्तित हो। तो यहां पे इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो सकती है, लेकिन आवेश स्पीड के साथ चेंज नहीं होगा। आपको समझ में आया होगा कि आवेश जो है वो किसी वस्तु में परिवर्तन के साथ अपरिवर्तित रहता है। लेकिन हां, अगर वस्तु का कंस्ट्रक्शन बदल जाए, एक बात यहां पे ध्यान देनी जरूरी है, अगर वस्तु का कंस्ट्रक्शन मतलब उसका संयोजन बदल जाए, उसकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाए, उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाए। पहले मान लीजिए कि यहां पर इस कार के अंदर कोई खिड़की नहीं थी, अब यहां पे कोई खिड़की आ गई। अब यहां पे जब कोई खिड़की आ गई तो इसका मतलब यह है कि यहां पे उसका कंस्ट्रक्शन चेंज हो गया, उसकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो गई। जैसे ही वस्तु चेंज हो जाएगी वैसे ही आवेश भी चेंज हो जाएगा। अगर वस्तु चेंज होगी तो आवेश चेंज होगा, लेकिन वस्तु की किसी भी ऐसी क्वांटिटी में अगर चेंज आ जाए जो कि आवेश से संबंधित ना हो तो आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो आवेश से संबंधित ना हो और उसमें चेंज आ जाए तो आवेश में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर इस स्टेटमेंट के अंदर मुझे एक लाइन और ऐड करनी होगी। क्या ऐड करनी होगी? मैं यहां पर लिखूंगा, आवेश किसी वस्तु में परिवर्तन के साथ अपरिवर्तित होता है जबकि आवेश से संबंधित किसी इकाई में
परिवर्तन न आया हो। समझ में आया स्टेटमेंट? ठीक है, तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है आवेश के बारे में। जो आवेश होता है, आवेश की एक सिक्स प्रॉपर्टी भी हम देख लेते हैं। आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। कैसे होता है? मान लीजिए कि आपके पास ये दो तरह के पेन हैं और दोनों ही वस्तुएं हैं। इस पर मान लीजिए कि 5 कूलाम आवेश है और इस पर 2 कूलाम आवेश है। तो यहां पर ये 5 कूलाम आवेश से मान लीजिए कि 2 कूलाम आवेश इस पे चला गया। जैसे मैंने इसको टच किया, वैसे क्या हुआ कि 2 कूलाम आवेश इससे निकलकर इस पर चला गया। तो यहां पर इसके पास कुल आवेश अब कितना हो गया? 4 कूलाम। 2 तो पहले से था और 2 और मिल गया, तो 4 कूलाम यहां पे हो गया और यहां से 2 निकल गया। पहले कितना था? 5 कूलाम था, तो यहां पर कितना बचा? 3 कूलाम बच गया। तो इस तरह से आवेश जो है वो परिवर्तित हो स्थानांतरित हो सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि आवेश अभी भी संरक्षित है कि नहीं है? संरक्षित। इस पर पहले कितना था? 5 और इस पर कितना था? 2 और स्थानांतरित होने के बाद कितना हो गया? इस पर कितना हो गया? 3 और इस पर कितना हो गया? 4। तो पहले भी 5 + 2 7 था और अभी भी 4 + 3 7 है। तो समझ में आया? हम आगे बढ़ते हैं। इन पे हम क्वेश्चंस करेंगे। आप ये मत सोचिए कि हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चंस हम इन पे करेंगे, लेकिन एक बार आप इनका बेसिक तो समझ जाएं। आपको बेसिक तो पता हो इन सभी का। तो आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसी भी वस्तु को आवेशित करने की विधियों के बारे में, कि वस्तु को किस तरह से हम आवेशित कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी संस्था विद्यार्थियों को YouTube के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें मुफ्त शिक्षा की आवश्यकता है। हमारी संस्था IIT JEE नीट कक्षा 11 कक्षा 12 CBSE या स्टेट बोर्ड में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को फिजिक्स वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराती है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। IIT JEE नीट, CBSE और स्टेट बोर्ड से संबंधित सूचना तथा वीडियो लेक्चर्स की जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।